हेलो स्टूडेंट्स। सो आज अपन बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली ये वाला जो चैप्टर है हम दो पार्ट्स में कंप्लीट कर लेंगे, एक आज और एक कल। सो इस पर्टिकुलर आज लेक्चर में अपन आज बीटी कॉटन तक पढ़ने वाले हैं एंड ऑल्सो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स तक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो लास्ट तक बिल्कुल एकदम पढ़ते रहिएगा, बिल्कुल लास्ट तक कनेक्टेड रहिएगा इस चैनल से, इस वीडियो से, ताकि आपकी एक-एक लाइन जो एनसीईआरटी की है, एक-एक वर्ड जो एनसीईआरटी का वो क्लियर हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कभी भी इंट्रोडक्शन जो है वो स्किप नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें से भी आपको कहीं न कहीं क्वेश्चंस मिल जाते हैं। सो इसलिए मैं इंट्रोडक्शन भी लेती हूँ। सो बायोटेक्नोलॉजी एज़ यू वुड हैव लर्न्ड फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर essentially deals with the industrial scale production and biopharmaceuticals and biological using genetically modified microbes, fungi, plants and animals. So अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस वाला चैप्टर जो है वो नहीं देखा है मेरा, तो एक बार जाके देख लीजिएगा। सिर्फ 3 पार्ट्स में मैंने उसको कवर किया है और एक-एक एनसीईआरटी की लाइन डिटेल में अच्छे से समझाई है। तो मैं सजेस्ट करूँगी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार वो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। ओके। अब ये इसमें सिर्फ वही दे रखा है कि प्रीवियस चैप्टर से हमने पढ़ रखा है कि किस तरीके से हम मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स बना सकते हैं। बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, ये अपन ने पहले वाले चैप्टर में पढ़ लिया है। अब इसमें वो जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, या वो जो हमारा रिकॉम्बिनेंट फंगाई, प्लांट्स या एनिमल है या माइक्रोब है, उसको हम किस तरीके से यहाँ यूज़ कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। सो एप्लीकेशन बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। So the application of the biotechnology include the therapeutics, diagnostics, genetically modified crops for the agriculture, processed foods, bio remediation, waste treatment and energy production. सो हम बेसिकली बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि थेराप्यूटिक्स के लिए, डायग्नोस्टिक्स के लिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जैसे कि एग्रीकल्चर में, ठीक है, प्रोसेस्ड फूड्स की तरह, ठीक है, बायो रेमिडिएशंस वेस्ट और ट्रीटमेंट को, मतलब इन सब में ही आपका बायोटेक्नोलॉजी जो है वो उसके प्रोडक्ट यूज़ होंगे। ठीक है, सो 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज़ है बायोटेक्नोलॉजी के, वो है आपकी प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ improved organism, usually microbe or the pure enzyme. सो एक है कि हमें कैटलिस्ट मिल जाए, ठीक है, ऐसा कैटलिस्ट जो कि बहुत अच्छी तरीके से, बहुत एफिशिएंटली काम कर सके, ताकि हम अपने प्रोडक्ट को अच्छे से प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, दूसरा है क्रिएटिंग अ ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। हमने चाहिए पहले कैटलिस्ट, फिर हमें चाहिए एक ऐसी कंडीशन जिसमें कैटलिस्ट बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर सके। ठीक है, फिर तीसरी प्रोसेस चाहिए डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस टेक्नोलॉजीज टू प्योरीफाई द प्रोटीन और द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ताकि हमारी जो भी डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस इसलिए चाहिए ताकि हम जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, और फिर उसको अलग अलग लेवल पे आप उसको टेस्ट कर सके। ठीक है, सो ये तीन इम्पॉर्टेंट आपके प्रोसेसेस चाहिए हमको, या क्रिटिकल रिसर्च एरियाज है जहाँ पे बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी काम करता है। Now let us learn about how human beings have used biotechnology to improve quality of the health life, especially in the field of food production and health. So अभी तक अपन ने जितना भी समझा है, जितना भी पढ़ा है अपने प्रीवियस चैप्टर और अभी तो इसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट काम ये है कि बायोटेक्नोलॉजी अपने आप से प्रोड्यूस नहीं करी गई है, हम ह्यूमंस ने प्रोड्यूस करी है। ठीक है, ऑल्दो हम अनजाने में ही सही, बहुत पुराने टाइम से हम बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करते आ रहे हैं, हम माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं ताकि हम ब्रेड का, वाइन्स का, या जो अल्कोहल बेवरेजेस हैं, या फिर आपके कर्ड का फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, बट अब हम उसे इंटेंशनली यूज़ करते हैं ताकि हम बहुत सारे अपने फूड का प्रोडक्शन करवा सकें, हेल्थ को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकें, ड्रग्स का सही तरीके से प्रोडक्शन कर सकें, ठीक है, वेस्ट का अच्छे से मैनेजमेंट हो सके। सो अब हम ये बिल्कुल इंटेंशनली करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नाउ बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, सबसे पहले हमने पढ़ना है कि एग्रीकल्चर में किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी ने अपना योगदान दिया है। सो लेट अस टेक अ लुक एट थ्री ऑप्शंस दैट कैन थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। सो बेसिकली
हमें चाहिए था जब हमारी आज़ादी के जस्ट तुरंत बाद हमारी जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी इंक्रीज़ हुई थी, बट जो हमारा एग्रीकल्चर या यूँ कह लूँ कि जो हमारा फूड प्रोडक्शन था वो बहुत कम था एज़ कम्पेयर टू द पॉपुलेशन। तो हमें ऐसी कुछ चीज़ चाहिए थी ताकि हमारा जो फूड प्रोडक्शन है वो एकदम से बढ़ जाए। ठीक है? सो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले किया था, जिसको हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। सो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे इंडिया में इसलिए हुआ था क्योंकि आपके हमारा जो फूड का प्रोडक्शन है बहुत तेज़ी से ग्रो किया गया था फूड को, ताकि हमारी जो कंट्री के पीपल्स हैं, सिटीज़न्स हैं, उनकी नीड पूरी की जा सके। सो पहला है कि एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है? केमिकल यूज़ करके आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर मतलब एग्रीकल्चर कर सकते थे। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, खाद से, ठीक है? खाद में बेसिकली आपके वही चीज़ें यूज़ की जाती थी जो कि ऑर्गेनिक होती हैं, जैसे कि सड़े हुए पत्ते, बचे हुए प्लांट्स जो होते हैं ना, वेजिटेबल्स वगैरह या कुछ माइक्रोब्स वगैरह, इन सबको यूज़ करके आप एग्रीकल्चर कर सकते हो। तीसरी चीज़ है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ऐसे क्रॉप्स, ऐसे पौधे जो कि आपके जेनेटिकली इंजीनियर्ड हो, मतलब उनमें इस तरीके की खूबी हो जो उसके नेटिव वाले प्लांट में नहीं थी। ठीक है? द ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई, बट येट इट वाज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो बेसिकली उसने हमारी फूड सप्लाई को 3 गुना तक बढ़ा दिया था, बट स्टिल हमारे ह्यूमन की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा थी कि वो भी आपका फुलफिल नहीं कर पा रहा था। Increased yield have partially been due to use of improved crop varieties, but mainly due to the use of better management practices and use of agrochemicals, जैसे कि fertilizers हो गए, pesticides हो गए, जो कि हम आज भी अभी भी यूज किए जा रहे हैं ये, ठीक है? तभी आपके पास एक वो आता है ना कि एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू प्रोड्यूस किया जा रहा है, एक ऐसे पेस्टिसाइड्स एग्रोकेमिकल बेस्ड यूज किया जा रहा है जहाँ पे आपको पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के थ्रू प्लांट ग्रो किए जाते हैं। सो बेसिकली जो हमारा योगदान है कि इस पर्टिकुलर फूड सप्लाई को बढ़ाने के लिए वो क्रॉप की वैरायटी तो इम्प्रूव हमने करी ही करी है, साथ में एक अच्छा बेटर मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है और आपके एग्रोकेमिकल का भी बहुत योगदान रहा है कि फूड सप्लाई को हम इंक्रीज कर पाए उस टाइम। However, for the farmers in the developing world, agrochemicals are often too expensive and further increase in yield with existing varieties are not possible using conventional breeding. So basically क्या होता था, अब जैसे कि हमारी इंडिया आज भी डेवलपिंग कंट्री में आती है। सो अगर अपन आज से कुछ 20 साल पहले या अप्रॉक्स 35 इयर्स पहले की अगर अपन बात करें, तो जो फार्मर्स थे उस टाइम पे ऐसे थे कि उधर बहुत ज़्यादा वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे एग्रोकेमिकल्स को, मतलब पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को, क्योंकि उनको खरीदना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था उनके लिए। ठीक है? सो अभी ऐसा हो गया था कि अब ये ना तो वो ऐसा था कि एग्रोकेमिकल्स को खरीद सकते थे, फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स को खरीद सकते थे। बट ये था कि अगर हम उनको ऐसे पौधे प्रोवाइड कर दिए जाएँ, उनको हम ऐसे पौधे दे दिए जाएँ जिसमें वो उनको ज़्यादा मेहनत भी ना लगे, मतलब उनको ज़्यादा खर्चा भी ना हो, उनको ज़्यादा पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी ना पड़े और वो उस एनवायरनमेंट में अच्छे से ग्रो भी कर जाएँ। ठीक है? सो ये कन्वेंशनल ब्रीडिंग की वजह से ही पॉसिबल हो पाया था। डन, आई होप ये पूरी स्लाइड जो है समझ में आई होगी। Now, as traditional breeding techniques fail to keep pace with the demand and to provide sufficiently fast and efficient system for the crop improvement, another technology called the tissue culture got developed. So basically, बहुत टाइम पहले एक ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स की हेल्प से हम प्लांट्स को मॉडिफाई करते थे और फिर उनको ग्रो करते थे, बट ये प्रोसेस जो होता था थोड़ा सा लेंदी होता था, काफी टाइम कंज्यूमिंग होता था, एंड दूसरी चीज ये इतना ग्रो नहीं कर पाता था ताकि ये लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को फीड कर सके। सो एक दूसरा कल्चर आया था जिसका नाम क्या था, टिश्यू कल्चर। अब व्हाट डज टिश्यू कल्चर मीन? इट वाज लर्न बाय द साइंटिस्ट ड्यूरिंग 1950s। ठीक है, 1950s में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था ये दैट होल प्लांट कुड बी
generated from the eggs plant, that is any part of the plant taken out and growth in a test tube under a sterile condition in a special nutrient media. उनका कहना ये था कि प्लांट का कोई सा भी हिस्सा, कैसा भी हिस्सा हम लेके उसको टेस्ट ट्यूब में ग्रो करा सकते हैं, और अंडर अ स्टेराइल कंडीशन, मतलब जो भी उसको कंडीशन चाहिए, वो कोई आपस में, जैसे स्टेराइल का मतलब मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया था कि हमें उस कंडीशन के अलावा, जैसे हमें अगर हाई टेम्परेचर चाहिए, मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है, और ऐसा मतलब ऑक्सीजन ज्यादा लेवल चाहिए, ऐसा कुछ अगर हमें चाहिए और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज इसमें ऐड ना हो, दैट इज कॉल्ड स्टेराइल कंडीशन, कि आप पर्टिकुलर उस चीज को मेंटेन करके रख लो। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि अगर मुझे कल्चर करना है ई कोलाई को, तो मैं सिर्फ ई कोलाई को ही कल्चर करूंगी, मैं एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन का बोलूंगी कि भाई किसी भी तरीके से एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन ना आ जाए यहाँ पे, ठीक है। अगर वो आता है तो वो स्टेराइल कंडीशन नहीं रहेगी। डन, आई होप ये चीज समझा पाई होंगी मैं। नाउ दिस कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एन सेल और अ एक्सप्लांट इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। सो बेसिकली पूरा का पूरा प्लांट एक छोटे से सेल से या उस छोटे से प्लांट के पार्ट से हम पूरा प्लांट एक टेस्ट ट्यूब में ग्रो कर रहे हैं, तो इस टर्म को बोलते हैं टोटीपोटेंसी। तो ये वर्ड जो है आप अपने एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लेना। You will learn how to accomplish this in higher classes. Of course, 12th के क्लास बाद आपकी हायर क्लासेस अगर आप ऑप्ट करते हो बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी या कोई भी बायोटेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट आप ऑप्ट करते हो, इन दैट पर्टिकुलर केस आप ये जो सब्जेक्ट है उसको डिटेल में पढ़ोगे और इस सब चीजों को भी डिटेल में पढ़ोगे। It is important to stress here that the nutrient medium must provide a carbon source such as sucrose, and also an inorganic salts, vitamins, amino acids and the growth regulators like auxins and cytokines। मतलब हम यहाँ पे उस छोटे से सेल को, उस छोटे से प्लांट के पार्ट को वो सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं जो एक नेचुरल प्लांट में ग्रो होने के लिए जरूरत होती है। ऑब्वियस सी बात है, हमें जमीन से विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, अमाइनो एसिड्स, ये बहुत सारी चीजें मिलती हैं। एंड ऑल्सो प्लांट्स के अंदर आपको ऑक्सीजन, साइटोकाइनेस, जो प्लांट हॉर्मोन्स हैं, वो भी आपको यहाँ मिलते हैं। तो वही चीज हमें यहाँ पर उसके टेस्ट ट्यूब में प्रोवाइड करानी है, ठीक है। आगे चलते हैं। By application of these method, it is possible to achieve propagation of a large number of plant in very short duration। ठीक है, सो इस मेथड से हम बहुत सारे प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग thousands of plants through tissue culture is called micro propagation। तो ये वर्ड अगेन आप अंडरलाइन कर लो। जब हम इस मेथड से, टिश्यू कल्चर मेथड से, जब हम प्लांट को, बहुत सारे प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं in very short duration, that particular process is known as micropropagation। Then each of these plants will be genetically identical to the original plant from which they were grown, that is they are soma clones। ठीक है, soma means what, that particular somatic cells, ठीक है, और क्लोन इज व्हाट, आपके कॉपी, ठीक है। तो सोमा क्लोन्स, तो ये लोग जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, इनमें वेरिएशंस प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। इनमें वेरिएशन, ऑल्दो जो आपके अ, जो प्लांट्स होते हैं वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, बट ये जो प्लांट्स होंगे जिसका हम माइक्रो प्रोपगेशन से जब हम प्रोड्यूस करेंगे, तो इनमें कोई भी तरीके की वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगी, ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज सोमा क्लोन्स। अब हमने किस तरीके के जो पौधे हैं वो बनाए हैं, फूड प्लांट्स, जैसे कि टोमेटो हो गया, बनाना हो गया, एप्पल हो गया, ये सारे इसी प्रोसेस से हमने बनाए हैं, ठीक है। सो इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड कमर्शियली स्केल यूजिंग दिस मेथड। तो आपको ये जो एग्जाम्पल दिए है ना, ये याद रखना है, बिकॉज पूछा जा सकता है, ऑल्दो अभी तक नहीं पूछा गया है, बट इट कैन आस्क कि माइक्रो प्रोपगेशन से कौन से आपके फूड प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता एनसीईआरटी की कौन सी लाइन उठ के आपके पास क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाए, तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो इस लाइन को भी आप मार्क कर लेना अपनी एनसीईआरटी में। Okay, try to visit a tissue culture laboratory with your teacher to better understand and appreciate the process. Although you don't have time,
ठीक है? कि आप है ना किसी लैबोरेटरी में जाओ, टिश्यू कल्चर को समझो, सो इट्स बेटर कि आप यूट्यूब पे कोई एक अच्छी वीडियो लगा लो। अगर आपको वाक़ई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मुझे पता है यहाँ पे आधे से ज़्यादा जनता ऐसी होगी, जिसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा बिकॉज़ व्हेन आई वाज़ अ स्टूडेंट मुझे खुद को इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है? सो ये सब आप अगर आपको इंटरेस्ट आता है इन सब चीज़ों में, सो ऑफ कोर्स आप जैसे जो लोग एग्रीकल्चर पे पढ़ना चाहते हैं या जो भी कुछ है, तो आप यूट्यूब पे वीडियो लगाओ। इन केस आप नई लाइब्रेरी जा सकते हो, तो आप यूट्यूब पे वीडियो लगाओ। बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ पड़ी होंगी, आई एम श्योर। वो देखो कि किस तरीके से टिश्यू कल्चर होता है। ओके, सो इन स्पाइट ऑफ वेस्टिंग टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Another important application of the method is the recovery of a healthy plants from the disease plants. अब क्या होता है कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं ना, जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमारे भी हमें भी बीमारियां लग जाती है। ऐसे हम भी एक ऑर्गेनिज्म है, इसी तरीके से प्लांट्स भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको भी डिजीजेस हो जाती है। सो उन पर्टिकुलर डिजीज प्लांट को रिकवरी भी जरूरी है, ठीक है? तो उनको एक हेल्दी प्लांट बनाने के लिए भी आपके बायोटेक्नोलॉजी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। सो इवन इफ द प्लांट इज इन्फेक्टेड विद द वायरस, द मेरिस्टेम इज फ्री फ्रॉम द वायरस। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब मैं तैयारी कर रही थी ना नीट की, तब जो मैंने टेस्ट सीरीज ले रखी थी उसमें ये वाला जो क्वेश्चन था वो आया था। अब आप लोग बोलोगे कि मैम आपने इतना, मतलब मुझे काफी टाइम हो गया, हो गया मेरे को 6-7 साल हो गया है। तब 6 तो ज्यादा बोल दिया मैंने, हाँ आई गेस, हाँ 6 साल के करीब हो गया है। तो ये जो चीज थी आपके पूछी गई थी, सेम एज़ इट इज़ लाइन पूछी गई थी। मुझे इसलिए याद रह गई है क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन गलत किया था। इसलिए और मैंने उस लाइन को मार्क कर दिया था। सो इवन इफ द प्लांट इज़ इन्फेक्टेड विद द वायरस, द मेरिस्टेम इज़ फ्री ऑफ वायरस। तो ये आपको याद रखना है कि प्लांट का कौन-सा पार्ट आपका फ्री रहता है वायरस से, इन इन स्पाइट ऑफ इट इज़ अफेक्टेड बाय द वायरस। अ, इट इज मेरिस्टेम, ठीक है? चाहे वो एपिक्स की हो चाहे वो एक्सिलरी हो, ठीक है? दोनों ही मेरिस्टेम जो है फ्री रहती है वायरस से। Hence, one can remove the meristem and grow it into vitro in to obtain a virus free plants। तो हम क्या करेंगे, अभी हम जैसे टिश्यू कल्चर में क्या था, हम कोई सा भी पार्ट लेके टेस्ट ट्यूब में उसको ऑप्टिमल कंडीशन देके ग्रो करा सकते थे। तो अब हम यहाँ करें क्या करेंगे, मेरिस्टेम लेंगे, इसको टिश्यू कल्चर में ग्रो करेंगे, ठीक है? और हम एक वायरस फ्री प्लांट का प्रोडक्शन करेंगे। साइंटिस्ट हैव सक्सीडेड इन कल्चरिंग मेरिस्टेम ऑफ बनाना, शुगर केन, पोटैटो। अब यहाँ पर भी आपको ये याद रखना है कि वायरस फ्री जो प्लांट्स हैं वो कौन से हैं, तो दैट इज योर बनाना, शुगर केन एंड पोटैटो। अगेन ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो रहा है बिकॉज यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, ये बनाना, शुगर केन एंड पोटैटो। सो ये मैं इसलिए मार्क कर रही हूँ क्योंकि जब आप टेस्ट लगाते हो, जब आप पेपर सॉल्व करते हो, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस फंस जाते हैं। एंड फिर ये वाले क्वेश्चंस जब आप गलत करके आओगे, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं ऑल्दो, जब आप ये क्वेश्चंस गलत करके आओगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके सीधा वहाँ पे -5 हो जाता है। ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक-एक क्वेश्चन वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और अब तो ऐसा भी नहीं है कि आपको वो 10 ऑप्शनल क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उनमें से 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। सारा क्वेश्चन एक-एक मार्क्स वहाँ पे इम्पोर्टेंट रख रहा है, तो इसलिए यहाँ पर गौर से एक-एक लाइन याद करो। Scientists have even isolated single cells from the plant, and after digesting their cell wall, have been able to isolate naked protoplast surrounded by a plasma membrane. Isolated protoplasts have two different varieties of the plant, each having a desired character, can be fused to get a hybrid protoplast, which can be further grown to form a new plant. So basically क्या किया साइंटिस्ट ने, अब साइंटिस्ट तो साइंटिस्ट है, वो तो खुरापाती दिमाग होता है, उनको तो करना ही करना एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने क्या किया कि चलो एक टिश्यू कल्चर करके देख लिया कि कोई सा भी प्लांट का पार्ट लेके हमने ग्रो करा दिया टेस्ट ट्यूब में। अब हम क्या करते हैं, हम है ना एक सेल लेते हैं प्लांट का, और उसकी जो सेल वॉल है उसको हटा देते हैं, उसको डाइजेस्ट करवा देते हैं सेल्यूलोज से, ठीक है, सेल्यूलोज से। और खाली क्या बचेगा हमारे पास, प्रोटोप्लास्ट बचेगा। प्रोटोप्लास्ट ऑब्वियस सी बात है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा। अब एक ये ए प्रोटोप्लास्ट हो गया और एक ये बी प्रोटोप्लास्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मिला के एक नया प्रोटोप्लास्ट बना देता हूँ, सी बना देता हूँ, ठीक है? और अब इसको मैं ग्रो करा दूंगा, ठीक, जो कि एक नया प्लांट प्रोड्यूस होगा, जिसको हम मैं क्या बोलूंगा, ये हो जाएगा आपका हाइब्रिड प्लांट।
क्या हो जाएगा ये? हाइब्रिड प्लांट। डन। दीज हाइब्रिड्स आर कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिड्स। इनको क्या बोलोगे आप? सोमैटिक हाइब्रिड्स। जिस वजह से आप इनको क्या प्रोसेस का नाम दोगे? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, आई होप ये चीज भी समझ में आ गई होगी। यहाँ पे ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। डन। आगे चलते हैं। Imagine a situation when a protoplast of tomato is fused with that of potato. अब आप ये देखो कि हमने टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट लेके पोटैटो के प्रोटोप्लास्ट के साथ फ्यूज कर दिया। इमेजिन करना है आपको। And then they are grown to form a new hybrid plant combining tomato and potato के characteristics. ठीक है, अब जो नया प्लांट प्रोड्यूस होगा उसमें दोनों ही टमाटो के और पोटैटो के दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। वेल, इट हैज बीन अचीव्ड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टोमेटो। एक्चुअल में हुआ है ये। ठीक है, तो टोमेटो का प्रोडक्शन किया गया है, पोटैटो और टोमेटो के प्रोटोप्लास्ट को मिला के एक नया हाइब्रिड प्लांट बनाया है जिसमें दोनों ही टोमेटो पोटैटो के दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट थे। Unfortunately, this plant did not have all the desired combinations of the characteristics and in its commercial utilization. So basically क्या होता है, सारे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होते। ठीक है, तो हम साइंटिस्ट ने ये बना तो लिया प्लांट, बट एक्चुअल में इसमें वो कोई कॉम्बिनेशन नहीं था जो एक साइंटिस्ट को चाहिए था, एक नॉर्मल ह्यूमन को चाहिए था। ठीक है, सो ये कमर्शियली सेट नहीं हो पाया था। इज देयर एनी अल्टरनेटिव पाथ दैट our understanding of genetics can show so that the farmer can obtain a maximum yield from their fields? Now, is there way to minimize the use of fertilizers and chemicals so that the harmful effect of the environment will reduce? Use of a genetic modified crop is a possible solution. So बहुत सारे क्वेश्चंस थे दिमाग में, क्या ऐसा कुछ हो सकता है ताकि हम बिना किसी केमिकल्स को यूज करे, बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए, हम एक ऐसा वे निकाल सके जहाँ पर बहुत सारा ईल्ड का प्रोडक्शन कर सके, हमारी मैक्सिमम ईल्ड फार्मर्स को मिल सके ताकि उनका भी नुकसान ना हो और जो कंज्यूम कर रहा है उसको भी नुकसान ना करे वो। तो साइंटिस्ट ने अगेन एक हमारा बीच का रास्ता निकाला, दैट इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ठीक है, उन्होंने एक नया रास्ता निकाला कि हम ऐसे प्लांट्स बनाएंगे जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड होगा, मतलब होगा तो वो ब्रिंजल पर उसको हम इस तरीके से मॉडिफाई कर देंगे कि उसको ना तो हो सकता है भविष्य में या तो फर्टिलाइजर की कम जरूरत पड़े या तो ना के बराबर यूज पड़े, या उसकी यील्ड इतनी ज्यादा हो कि उसकी मतलब उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन की सेटिस्फेक्शन मिल जाए। ठीक। Now, plants, bacteria, fungi, and animal whose genes have been altered by manipulation or are called genetically modified organism। ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि जिस जिस भी ऑर्गेनिज्म के, वो कोई से भी हो सकते हैं, वो आपके प्लांट्स हो सकते हैं, वो आपके बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगाई हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। ठीक है, इन किसी के भी ऑर्गेनिज्म के अगर जीन को इस तरीके से मॉडिफाई किया जाए, मैनिपुलेट किया जाए जो हमारे यूज में आ सके, उनको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। GM plants have been useful in many ways। ठीक है, कैसे? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इधर मार्क कर लेना। आपके 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है एंड इवन आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। पहला मॉडिफिकेशन जो आपका ज़रूरत है या यूज़फुल है वो ये है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। ठीक है, सो जो हमारे एबायोटिक स्ट्रेस है, एबायोटिक स्ट्रेस जैसे कि कोल्ड हो गया, ड्रॉट हो गया, सॉल्ट हो गया, हीट हो गया, क्या होता है कि जो नॉर्मल क्रॉप्स होते हैं उनको अगर ज़्यादा ठंडी पड़ जाए तो खराब हो जाती है फसल, अगर ज़्यादा गर्मी पड़ जाए, सूखा पड़ जाए तो खराब हो जाती है फसल। अगर पानी में नमक की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो सॉरी खराब हो जाती है आपकी फसल। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स रहते हैं, उनमें इन सारे स्ट्रेसेस को झेलने की क्षमता होती है। ठीक है? तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, रिड्यूस रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड्स। अब वो ऐसे
प्लांट्स होते हैं कि उनमें ऐसे मॉडिफिकेशन कर दिए जाते हैं कि वो खुद ही पेस्ट को मार दे, ठीक है? सो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है, जहाँ पर वो ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पे शायद पॉसिबिलिटी ज़्यादा है पेस्ट की, या उस पर्टिकुलर प्लांट में कुछ ऐसा है जिससे पेस्ट जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। सो उस पर्टिकुलर प्लांट में इस तरीके से हम मॉडिफाई कर देते हैं कि उनको केमिकल पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने आप ही पेस्ट को मार देते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक पॉइंट हो गया। नाउ तीसरा, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। ठीक है, जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं उनको भी रिड्यूस करने में ये हेल्प करते हैं। ये तीसरा पॉइंट हो गया। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द मिनरल यूसेज बाय द प्लांट्स, दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉशन ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सो बेसिकली क्या होता है कि अब सॉइल तो सॉइल है, ठीक है? आप उसमें अगर बहुत बार चीज़ें ग्रो करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, एक टाइम ऐसा आएगा कि वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो वहाँ से चले जाएँ, या कि ऐसे बोल सकते हो कि खत्म हो जाए, क्योंकि जो पिछले प्लांट्स के बैचेस थे उन्होंने यूज़ कर लिए। तो अब हमको ऐसे प्लांट्स बनाने हैं जो कम मात्रा में मिनरल्स लें, कम मात्रा में सॉल्ट्स लें, ताकि उसको आगे आने वाली जो प्लांट्स के बैचेस हैं वो भी यूज़ कर सके, और उसी छोटे अमाउंट ऑफ मिनरल से आपका जो प्लांट है वो बहुत सारा प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, सो इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द मिनरल यूसेज बाय द प्लांट्स। नाउ इनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू, जैसे कि गोल्डन राइस, ये वाला पॉइंट बहुत पूछा जाता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है कि हमारे प्लांट्स में हमने कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन कर दिया जिसकी वजह से उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ गई, जैसे कि गोल्डन राइस। अब गोल्डन राइस में क्या है इम्पोर्टेंट कि उसमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है, इस राइस में विटामिन ए प्रेजेंट होता है। सो इसको ना बहुत तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, उसको आंखों की कुछ बीमारी है या उसको आई साइट की दिक्कत है, तो आप उसको क्या दोगे, या उसमें ऑप्शंस दिए जाते हैं। ठीक है, ये क्रॉप्स के नाम दिए जाते हैं, तो उसमें एक नाम गोल्डन राइस का भी होता है, तो आपको उस पर टिक करना है। इस तरीके से भी घुमा के क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है ये चीज़ कि विटामिन ए आपके गोल्डन राइस में प्रेजेंट होता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा ऐसा मुझे लगता है। Now, in addition to these uses, GM has been used to create a tailor-made plans to supply alternative resources to the industries in the form of starches, fuels and pharmaceuticals. सिर्फ हमारे खाने के लिए ही नहीं, प्लांट्स हर तरीके से यूज किए जाते हैं, हमारे फ्यूल्स के लिए, स्टार्च के लिए, फार्मास्यूटिकल्स में भी। इसलिए उधर भी आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड होना भी प्लांट्स जो है वो फायदेमंद ही होता है। Some of the applications of the biotechnology in agriculture that you will study in detail are the production of the pest resistant plant, ठीक है, which could decrease the amount of pesticide use। नाम से ही पता चल रहा है, हमने अभी पीछे भी पॉइंट में भी पढ़ा था कि हम उस तरीके के प्लांट प्रोड्यूस करेंगे जिसमें कि पेस्टिसाइड्स का यूज सबसे कम हो जाए। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द बेसिलस थेरेन्जीनेसिस, या ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बीटी टॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, बेसिलस थेरेन्जीनेसिस। इसका बी फॉर, ये जो बीटी है बेसिकली बी फॉर बेसिलस, स्मॉल वाला टी इज फॉर थेरेन्जीनेसिस। Now, BD toxin gene has been cloned from the bacteria and been expressed in the plant to provide a resistance to the insect without the need of insecticides, in effect created a biopesticides। बेसिकली क्या हुआ, हमने बीटी टॉक्सिन को निकाला कहाँ से, बैसिलस थ्योरेनजेनेसिस से, ठीक है, और उसको ले जाके हमने कहाँ क्लोन कर दिया, प्लांट के डीएनए में क्लोन कर दिया, और उस पर्टिकुलर सेल को ग्रो करवाया, उससे पूरा प्लांट बना, और फिर उस प्लांट से और प्लांट्स बनाए, और फिर हमने देखा कि अरे ये तो इंसेक्टिसाइड्स की तरह काम कर रहा है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये इंसेक्टिसाइड है, ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट है, तो बीटी टॉक्सिन एक्चुअली इंसेक्टिसाइड्स को कम कराता है, ठीक है, इंसेक्टिसाइड है, अपने आप में इंसेक्टिसाइड है ये, ठीक है। सो बहुत सारे प्लांट्स को इस तरीके से मॉडिफाई किया, जैसे कि हमने कॉटन को बीटी कॉटन के नाम से जाना गया जब हमने उसको अंदर बीटी टॉक्सिन डाला। फिर सेम कॉर्न के साथ भी हुआ, राइस के साथ, टोमेटो के साथ, पोटैटो के साथ एंड सोयाबीन के साथ। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है एक बार, तो याद रखना।
ठीक, अब हमने पढ़ना है कि बीटी कॉटन है क्या? किस तरीके से जो बैसिलस thuringiensis का जो टॉक्सिन है कैसे काम करता है वो हमें यहाँ देखना है। सो आगे बढ़ते हैं। सम स्ट्रेन्स ऑफ द बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस प्रोटीन्स दैट किल सर्टेन इंसेक्ट्स सच एज, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है बीटी कॉटन एक्चुअली क्या है? ये एक इंसेक्टिसाइड है। क्या है? इंसेक्टिसाइड है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ, ये जो बीटी है, जो बैसिलस thuringiensis का टॉक्सिन है, यही एक अपने आप में इंसेक्टिसाइड है। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है एंड मैंने गलत किया है, तो मेरी गलती से सीखो और समझो कि ये वाला जो बैसिलस thuringiensis का वाला क्वेश्चन है, मैं इसलिए बार-बार इस पे फोर्स दे रही हूँ। आगे चलते हैं, ठीक है? सो बहुत सारे जो बैसिलस thuringiensis के कुछ स्ट्रेन्स जो होते हैं, वो एक प्रोटीन रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स हैं, वो मर जाते हैं। जैसे कि कौन-कौन से इंसेक्ट्स हैं? आपके लेपिडोप्टेरन्स आ जाते हैं। लेपिडोप्टेरन्स में कौन आता है? टोबैको बर्डवर्म, आर्मी वर्म, सिलिप्टेरन्स आते हैं, उनमें आते हैं बीटल्स एंड डिप्टेरन्स। डिप्टेरन्स में आते हैं फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। Now, Bacillus thuringiensis form protein crystals during a particular phase of their growth. These crystals contain a toxic insecticidal protein. So basically क्या होता है? Bacillus thuringiensis जो है, ये एक प्रोटीन क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करते हैं एक पर्टिकुलर फेज में उनके ग्रोथ में, ठीक है? और ये जो क्रिस्टल्स जो होते हैं, यही एज अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन की तरह काम करते हैं। यही क्रिस्टल्स जो हैं वो बेसिकली आपके इंसेक्ट्स को मारते हैं, ठीक है? सो व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस? अब ऐसा तो नहीं है कि ये जो बीटी टॉक्सिन का ये जो प्रोटीन है, बैक्टीरिया में प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है? ये क्रिस्टल जो है प्रोटीन का बैक्टीरिया में प्रोड्यूस नहीं होता, होता तो है, बट फिर ये बैसिलस को क्यों नहीं मारते? अब वो इसलिए नहीं मारते क्योंकि जो क्रिस्टल होता है ना, उसको एक ऑप्टिमम पीएच की ज़रूरत पड़ती है, जो कि उस पर्टिकुलर इंसेक्ट के अंदर ही जाके मिलती है, वो भी उसके मिड गट में जाके मिलती है, ठीक है? यहाँ पे गट लिखा है बट एक्चुअली मिड गट में, ठीक है? मिड गट में जाके ही मिलता है एंड वहाँ पे ये जो आपका क्रिस्टल है, वहाँ पर ये एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है? अभी वो एज़ अ इनएक्टिवेट प्रोटॉक्सिन फॉर्म में ही रहता है। जब वो बैक्टीरिया के अंदर था, तब भी वो इनएक्टिवेट फॉर्म में ही था। प्लांट के अंदर है, तब भी वो इनएक्टिवेट फॉर्म में ही है। बट एज़ सून एज़ इट गोज़ इनटू द योर इंसेक्ट्स, वहाँ पर वो जाके अल्कलाइन पीएच में मिड गट की एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है? So actually, the Bt toxin protein exists as an inactivate protein, but once an insect ingests the inactive protein, it is converted into an active form of toxin due to alkaline pH of the midgut which solubilize the crystals, ठीक है? सो बेसिकली ये क्रिस्टल को अल्कलाइन पीएच क्या करता है? सोल्यूबलाइज कर देता है और ये टॉक्सिन को एक्टिवेट कर देता है। नाउ द एक्टिवेट टॉक्सिन बाइंड द सरफेस ऑफ द मिडगट एपिथेलियल सेल। अब ये जैसे ही टॉक्सिन जो एक्टिवेट हुआ, ये मिडगट की एपिथेलियल सेल्स के साथ बाइंड कर लेता है और पोर्स क्रिएट करता है, ठीक है? होल्स क्रिएट कर देता है उसके मिडगट में, ठीक है? कॉजेस सेल स्वेलिंग, जिसकी वजह से सेल की स्वेलिंग होगी, लाइसिस होगा एंड इवेंचुअली डेथ हो जाएगी इंसेक्ट की। सो ये पूरा जो प्रोसेस है ना, ये एज इट इज लर्न कर लेना, क्योंकि हो सकता है तुम लोगों के बोर्ड्स में भी पूछ लें, ठीक? आगे चलते हैं। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन वर आइसोलेटेड फ्रॉम द बैसिलस thuringiensis एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ सेवरल क्रॉप प्लांट्स जैसे कि मेनली कॉटन। The choice of gene depends upon the crop and the targeted pest. So हमें किस तरीके के पेस्ट को मारना है, उस तरीके का हम क्रॉप लेंगे और उसी तरीके का मतलब उसी के बेसिस पे हम क्रॉप डिसाइड करेंगे और उसके बेसिस पे हम जीन डिसाइड करेंगे, ठीक है? सो एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप इन स्पेसिफिक, द टॉक्सिन इज कोडेड बाय, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों लास्ट के, कि आपका जो टॉक्सिन है उसको कोड करने का जीन होता है cry1ac, named cry. There are a number of them. For example, the protein encoded by genes cry1ac and cry2ab control the cotton bollworm. That of cry1ab control pod borer.
सो बेसिकली जो क्राई 1 एसी है और जो क्राई 2 एबी है वो कॉटन बोलवर्म को मारने के लिए होता है, और जो क्राई 1 एबी है वो कॉर्न बोरर को मारने के लिए होता है। सो इसको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप ऐसे याद कर सकते हो, बहुत लेम है बट याद कर सकते हो। लाइक इसमें दो, आपको कॉटन बोलवर्म में डबल एल आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे 2 जीन यूज़ होंगे, एक क्राई2AB और एक क्राई1AC, और कॉटन बोरर में एक भी एल नहीं आ रहा है, सो यू विल यूज़ क्राई1AB। ठीक है? बहुत लेम था बट अगर याद करना है, देयर आर वेरियस वे, आप उस तरीके से याद कर सकते हो, बट ये मेरा तरीका था। ठीक? Okay, so this is the last topic of the day, that is pest resistant plant. Now, several nematode parasite a wide variety of plant and animals, including a human being. A nematode Melidogyne incognita, a very important name, ठीक है, villain of the topic, infects the root of the tobacco plants and causes a great reduction in the yield. So basically बहुत सारे nematodes जो हैं वो बहुत सारे plants को, animals को, even humans को आपके नुकसान पहुंचाते हैं। उनमें से ही एक नेमेटोड का नाम क्या है? मेलेडोगाइन इकॉग्निटा। ठीक है? सो मेलेडोगाइन इकॉग्निटा जो है ये बेसिकली टोबैको प्लांट्स को अफेक्ट करता है। ये टोबैको प्लांट्स के रूट्स को हार्म करेगा एंड वहां पर ग्रेट रिडक्शन कॉज कराता है यील्ड में। ठीक है? उत्पादन में बहुत कमी हो जाती है। सो अ novel strategy was adopted to prevent this infestation, which was based on the process of RNA interference या RNAi। सो बेसिकली एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई गई जिसमें आप बहुत आसानी से इस प्लांट के पेस्टिसाइड्स, मतलब इस नेमेटोड को मार सकते थे। ठीक है? वो कौन-सी तरीका था? वो है आपका आरएनए इंटरफेरेंस का। सो आरएनएआई टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आरएनएआई जो है, ये बेसिकली सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होती है एज़ अ मेथड ऑफ सेल्युलर डिस्पेंस। अगेन ये क्वेश्चन आपका असर्शन एंड रीज़न में फ्रेम हो सकता है। इट कुड बी इन अ फॉर्म ऑफ लाइक आपके जिसमें असर्शन एक बार करेक्ट हो जाएगा, रीज़न एक बार रॉन्ग हो जाएगा, या ये बेसिकली इस तरीके से फ्रेम फ्रेम होगा कि जिसमें असर्शन सही होगा बट रीज़न गलत होगा। ठीक है? सो द मेथड दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू अ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स एंड प्रिवेंट ट्रांजिशनल ऑफ द एमआरए ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए। सो बेसिकली क्या होता है कि जब हमारा एमआरएनए सिंगल होता है ना, तब उसका ट्रांसलेशन करना पॉसिबल हो पाता है। मतलब हमारा आरएनए जो है, जब वो सिंगल स्ट्रैंडेड रहेगा, तब वो आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकता है। बट जब वो डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा, जब 2 एमआरएनए आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, तो वो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ठीक है? सो यही मैकेनिज़्म में आपका ये वर्क करता है आरएनएआई, कि हम आरएनए को ही साइलेंस कर देते हैं, हम आरएनए को ही चुप करा देते हैं बाय मेकिंग इट डबल स्टैंडर्ड। ठीक है? डबल स्टैंडर्ड, सॉरी, डबल स्टैंडर्ड बोल रही हूँ। दिस मॉली मेथड इन्वॉल्व्स साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू एंड प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए, दैट इज साइलेंसिंग। The source of this complementary RNA could be form of infection by the viruses having RNA genome, a mobile genetic element जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोन्स, and that replicate by an RNA intermediate। सो ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए आपको कहीं से भी हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं, जैसे कि वायरसेस से भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं, वायरसेस के जीनोम से प्रोड्यूस करवा सकते हैं। हाँ, ये याद रखना है कि ये वैसे वायरसेस होंगे जो कि प्लांट को ही नुकसान पहुंचाने का काम नहीं करेंगे। ठीक है? ये सिर्फ आरएनए को प्रोड्यूस करने का काम करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो आरएनए है वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है? और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोन्स बोला जाता है। ठीक है?
नाउ यूजिंग एगेरोबैक्टीरियम वैक्टर, कौन सा वैक्टर यूज कर रहे हैं? एगेरोबैक्टीरियम वैक्टर यूज कर रहे हैं. नेमेटोड स्पेसिफिक जीन वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट. ठीक है, सो एगेरोबैक्टीरियम में हम नेमेटोड स्पेसिफिक जीन से रिलेटेड हम प्लांट में उसको प्रोड्यूस कराते हैं. एगेरोबैक्टीरियम के वैक्टर, एगेरोबैक्टीरियम को एज अ वैक्टर लेके the introduction of a DNA was such that it produced both sense and antisense RNA. ठीक है, जो आपका जैसे ही इंट्रोडक्शन हुआ आपका इस डीएनए का, ये दो तरीके के आरएनए का प्रोडक्शन करेगा, एक सेंस आरएनए और एक एंटी सेंस आरएनए होस्ट सेल में. These two RNAs being complementary to each other formed a double-stranded RNA that initially RNAi and thus silenced the specific mRNA. सो सेंस और एंटी सेंस आरएनए इज दैट कि सेंस आरएनए क्या होगा, ये बेसिकली आपके प्रोटीन का प्रोडक्शन करेगा एंड एंटी सेंस आरएनए आपका प्रोटीन का प्रोडक्शन नहीं करेगा. ठीक है, अब जैसे ही ये प्रोड्यूस होंगे, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से ये डबल स्टैंडर्ड का प्रोडक्शन कर लेते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए का प्रोडक्शन कर लेते हैं, जिसकी वजह से आरएनए क्या हो गया, सेंस आरएनए क्या हो गया, साइलेंट हो गया. ठीक है, वो अब ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं कर सकता. The consequences was that the parasite could not survive in a transgenic host expressing specific interfering RNA. So इसी mRNA की वजह से जैसे ही वो साइलेंट हो गया, आपके नेमेटोड का आरएनए जैसे ही साइलेंट हो गया, अब क्या होगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा. सो द ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट. आई होप थोड़ा-सा ट्रिकी है, एक बार मेरे समझाने के बाद अगर आप खुद से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा. इन दैट केस अगर कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट में लिखना, मैं दोबारा से नेक्स्ट क्लास में उस चीज़ को समझा दूँगी. सो आई होप ये पूरा लेक्चर तुम लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा एंड ये जो एक-एक लाइन है एनसीईआरटी की क्लियरली अच्छे से समझ पाए होगे. तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को. थैंक यू सो मच.